होता है बोलना चाहिए, पहले उसका नाम 3D था, इसमें लाइन और प्लेन दोनों आते थे, लेकिन अब सिर्फ लाइन रह गया, प्लेन हट गया सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में ना हम पूरे वेक्टर वाले कंसेप्ट पढ़ते हैं, जैसे डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है, इससे डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कौन सा एंगल होता है, एक्स एक्सिस के साथ, जो लाइन एक्स के साथ बनाता है, बीटा जो वाई के साथ बनाता है, गामा जो जेड के साथ बनाता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो अल्फा क्या लोगे, अल्फा 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनेगा। बीटा और गामा कितना होगा, 99। समझ में आई ये चीज। अच्छा, अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। फिर एक टर्म आता है डायरेक्शन कोसाइन, वो क्या होता है, एलएमएन से डिनोट करते हैं, और वो निकलता कैसे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने एक और चीजें देखी थी, डायरेक्शन रेशियोज, या जिनको डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो किससे डिनोट करते हैं, एबीसी। एबीसी ये डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियोज होते थे। और ये दोनों चीजें, तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे पहले आपने देखा L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है, N इज इक्वल टू कॉस गामा होता है, ठीक है। और LMN जो होते हैं ना, इनका एबीसी से रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का रेशियो कांस्टेंट होता है, और जिससे आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाती है, मतलब LMN और एबीसी के बीच में फॉर्मूला। तो क्या ये सबको पता है, एक बार मेक श्योर कर लो, बिकॉज इसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। डन, ये वाली चीज क्लियर। फिर एक ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। बट एबीसी के लिए वो चीज वैलिड नहीं। फिर अगर कोई भी दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। कोई लाइन मान लो इन दो पॉइंट से होकर गुजर रही है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, इन दो पॉइंट से होकर गुजर रही है, और मैंने पूछा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, वो abc बन जाएगा। और डायरेक्शन कोसाइन बोलेगा तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब ये वाले से डिवाइड कर देंगे। समझ गए, ये चीज भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर उसके बाद हमने ये बेसिक वाले क्वेश्चन तो कर लिए थे, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और चांस कम है इनमें से क्वेश्चन आने का, एमसीक्यू ही आएगा अगर इनमें से क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है ना, वो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से थोड़ा ध्यान से देखना। इक्वेशन ऑफ लाइन से ये वाली कंडीशन, ओके। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो तरह की सिचुएशन दी होगी। पहली सिचुएशन, आपको उस लाइन का एक पॉइंट दिया होगा और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया होगा। गिवन डायरेक्शन अगर बोल रहा है, मतलब गिवन वेक्टर ये पता होगा, ठीक है। और दूसरा क्या पता होगा, वो लाइन या तो ये पता होना चाहिए, या फिर क्या पता होना चाहिए, उस लाइन के दो पॉइंट्स पता होना चाहिए। दो कंडीशन दिमाग में डाल लो। कौन सी दो कंडीशन, या तो क्या पता हो, एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब वेक्टर, या उसके पैरेलल वेक्टर, समझ गए ना। दूसरी कंडीशन, या फिर क्या पता हो, कोई भी दो पॉइंट पता हो, ठीक है। इन दो कंडीशन में आप इक्वेशन निकाल सकते हो। फर्स्ट कंडीशन में अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो आपको जो पॉइंट पता होगा वो दो तरीके से दिया जा सकता है। या तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट दे दे x1 y1 z1, जिसको आप मानोगे है ना, इस पॉइंट से होके जा रहा है, या फिर वो उसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे दे, जैसे कि वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 i प्लस y1 j प्लस z1। ये दो तरह से दे सकता है, समझ में आना चाहिए। वर्डिंग्स क्या यूज करेगा, a line is passing through a point 1 2 3, या a line is passing through a point whose position vector are 1i plus 2j plus 3k। क्लियर हो गया ये चीज, ये दिया होगा। और अगर उसके पैरेलल वेक्टर गिवन है तो वेक्टर b से उसको डिनोट करते हैं, जिसके कंपोनेंट को हम क्या लेते हैं, ai प्लस bj प्लस ck। यहाँ abc वही है डायरेक्शन रेशियो जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है।
इन डायरेक्शन रेशियो को लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। वेक्टर बी को किस किस तरीके से दे सकता है, सुनना ध्यान से, यहीं पर मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है। या सीधे बोल देगा कि वो जो लाइन है इस वेक्टर के पैरेलल है, या फिर बोलेगा ये जो लाइन है उसका डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन वर्ड यूज करे, वेक्टर वर्ड यूज करे, सेम। या फिर ये बोलेगा कि ये जो लाइन है वो एक दूसरी लाइन के पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज ये वाले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं वर्डिंग्स? या फिर ये बोलेगा ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मतलब एबीसी की वैल्यू दे, जिस भी तरीके से दे, आपको ये ध्यान में रखना है वेक्टर ए मतलब उसके एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर बी मतलब उस लाइन का डायरेक्शन है या उसके पैरेलल एक वेक्टर। क्लियर हो गया ये चीज? आपको क्या करना है, आपको उसको इस इक्वेशन में रखना है, आपको उसको इस इक्वेशन में रखना है और आपको उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूं, तुम लोग उसकी वेक्टर इक्वेशन बताओ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, a line is passing through a point one, two, three. A line is passing through a point 1, 2, 3 and parallel to another line, and parallel to another line whose direction ratios are 4, 5, 6. Whose direction ratios are 4, 5, 6. नोट कर लिया? तो अब देखो आपको दो चीजें क्या क्या गिवन है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1, 2, 3। करेक्ट, तो जो 1, 2, 3 है उससे क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या बना, आई प्लस 2j प्लस 3k, और वो लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है जिसका डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वो पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होती है दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, मतलब इसका भी डायरेक्शन रेशियो वही होगा, मतलब वेक्टर बी क्या मिल जाएगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k, ऐसे दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें पुट करना, अब पुट करने में भी बच्चों को डाउट होता है क्या करना है, कैसे पुट करना। कुछ नहीं, वेक्टर आर को वेक्टर आर ही लिखना है, लैम्डा को लैम्डा ही लिखना है, वेक्टर ए की जगह पे ये वैल्यू डाल देनी है, i प्लस 2j प्लस 3k, और प्लस यहां पर हो जाएगा लैम्डा, वेक्टर बी की जगह पे ये डाल देना है 4i प्लस 5j प्लस 6k। दैट्स इट, हो गया। ये कौन सा इक्वेशन बन गया, वेक्टर इक्वेशन, खत्म बात। इसको कार्टेशियन में बदलना किसको किसको आता है बताओ, कार्टेशियन में बदलना आता है? नहीं आता है, सिर्फ आयुष को आता है, बाकी को नहीं आता किसी को भी। कार्टेशियन में बदलना है तो कार्टेशियन इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, देख लो इधर, ये जो फॉर्म दिख रहा है इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, आता है ना एक्स, ये वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन में बदलने के लिए सिंपल क्या करते हैं, x माइनस x1, x1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म, मतलब t1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a मतलब ये आ गया 4। समझ में आया ना ये चीज? इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5, इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6। दैट्स इट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दो चीजें दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि भाई ये क्या है वेक्टर इक्वेशन, ये क्या है कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन से आप क्या क्या निकाल सकते हो, उसका एक पॉइंट निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियो, इससे भी वही दोनों चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब अगली चीज जो मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनना, आपको ये लाइन दे दिया, बोलते हैं एक काम करो बताओ कि इस लाइन का एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है वो निकाल के बताओ। मतलब क्या निकालना है, अल्फा। अल्फा, अल्फा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब एल, एल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एबीसी। एबीसी आपके पास है क्या, एबीसी है 4, 5 और 6, उससे क्या निकालोगे, एलएमएन निकाल लोगे, एलएमएन से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, जिससे क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो लाइन की इक्वेशन से बहुत सारी चीजें निकल सकती है, एग्जांपल। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है कि यहाँ पर एबीसी को हटा के हम एलएमएन भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर, हटा दो इसको फिर मैं।
ओके, अब ये एक आध दो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। एक चीज इसमें मिस हो गई थी, क्या मिस हो गया था? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। क्या था फॉर्मूला याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपको एक लाइन दिया है, एक लाइन है मान लो, और मैं एक तरीका बताऊं इसको ना, 2 पॉइंट वाले को ना करने के लिए तुम लोग कार्टेशियन वाला तरीका यूज करो, वेक्टर वाला तरीके पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज याद रखो, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन निकाली जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या फॉर्मूला था बताओ? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। यही था इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये बताओ इसको x1 y1 z1 लिया, a b c कैसे निकलता बताओ तो? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। सीधे सीधे ये कर लेना, आपको दूसरी चीज मिल जाएगा। समझ में आएगी? एक एग्जांपल के लिए लिखो जल्दी से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, passing through the points, passing through the points whose position vectors are, whose position vectors are, whose position vectors are, vector A is equals to I plus 2j plus 3k, and vector B is equal to 3i minus 2j plus 4k। ठीक है, सॉल्व कर जल्दी। कंसंट्रेट है, समझा? तो ये जो आपको वेक्टर है और वेक्टर बी दिख रहा है, ये क्या है बताए ना? ये उसके जो 2 पॉइंट्स है x1 y1 z1, वो डायरेक्टली न देके उनका क्या दे दिया? पोजीशन वेक्टर दे दिया। मतलब यहां पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 माइनस 2 और 4। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं तो क्या बन जाएगा? देखिए, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय a। a मतलब क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 मतलब कितना आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? b। b मतलब क्या आ जाएगा? इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? -4 इक्वल्स टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? ये 1। क्या ये समझ में आया? खत्म, ये कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या ये क्लियर है? अब अगर आपको वेक्टर इक्वेशन पूछ दिया तो क्या करोगे? वेक्टर आर, देखो ऐसा लिखोगे, वेक्टर आर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b। उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एकदम इजी बता रहा हूं, उसको भूल जाओ जो बताया था पूरा ना। एक ही फॉर्मूला याद रखो जो पहले हमने पढ़ा। कौन सा? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही पढ़ा हमने। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या होगा? तो यहां से तुम लोगों को मिल जाएगा वेक्टर ए। समझ में आया कि नहीं? तो वेक्टर ए क्या होगा देख के बताओ जल्दी। i प्लस 2j प्लस 3k। और वेक्टर बी कहां से मिलेगा? यहां से मिल जाएगा क्या? वेक्टर बी। तो वेक्टर बी क्या आ जाएगा? 2i माइनस 4j प्लस k। तो यह आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k, और प्लस यहां पर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा, मतलब 2i माइनस 4j प्लस k। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करना एक बार। दैट्स इट, ये बन गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या ये हटा दूं? हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट आते, ये हमने पढ़ लिया था, क्या रिकॉल करो थोड़ा। एंगल बिटवीन 2 लाइंस अगर निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? दोनों के जो पैरेलल वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा, वेक्टर v1 और वेक्टर v2। आप इसको 2 तरीके से पहचानोगे। या तो आपको वेक्टर इक्वेशन दी होगी दोनों लाइंस की,
या फिर दोनों लाइंस की क्या दी होगी, कार्टेशियन इक्वेशन गिवन होगी। दोनों तरीके से निकाल सकते हो। वेक्टर इक्वेशन गिवन होगी तो सीधा लैम्डा या म्यू का जो भी मल्टीपल होगा वो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 हो जाएगा। कार्टेशियन इक्वेशन दी होगी तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट समझ गए ना ये पूरा। चलो एक इस पे बेस्ड हमने कई क्वेश्चन किए थे मेरे ख्याल से, उसको स्किप करते हैं फिलहाल हम। और ये जो टॉपिक अभी मैं बताऊंगा वो नया है, ये शायद हमने नहीं किया था पिछली क्लास में, ठीक है, तो नोट करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस या टू स्क्यू लाइंस लिखना, टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस जो एक प्लेन में न हो उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। जैसे मान लो एक लाइन ये वाली जा रही है, दूसरी लाइन ये वाली जा रही है, ये दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन पे है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है क्या, नहीं। इंटरसेक्ट करेंगी क्या, नहीं। तो स्क्यू लाइंस वो होती है जो ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ना ही एक दूसरे के पैरेलल होती है, और ना ही एक प्लेन पे होती है, ये दोनों डिफरेंट प्लेन्स पे होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ स्क्यू लाइंस क्या होती है एमसीक्यू के फॉर्म में, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें दोनों लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला नोट करो उसको जल्दी से। पहली लाइन L1, दूसरी लाइन L2, L1 की इक्वेशन, L2 की इक्वेशन, L1 की इक्वेशन, L2 की इक्वेशन, हो गया। इक्वेशन से आप ये चार चीजें आइडेंटिफाई कर लोगे, इक्वेशन से क्या ये चार चीजें आइडेंटिफाई कर लोगे, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2, क्या ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ना आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप एनसीईआरटी यूज करो तो एनसीईआरटी में यहाँ प्रिंटिंग एरर है, देख लेना, ये क्रॉस लिखा हुआ है, ये क्रॉस नहीं है, इसके बीच में क्या आएगा, माइनस। तो अगर बुक को देख लो तो उसमें करेक्शन कर लेना, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला है d इज इक्वल टू, d मतलब डिस्टेंस, इज इक्वल टू, d इज इक्वल टू क्या है यहां पर, मॉड b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। नोट कर लिया फॉर्मूला। ये सारे वेक्टर कहां से मिलेंगे, लाइन की इक्वेशन से, और सीधे सीधे ये चीजें कैलकुलेट कर रही। अच्छा ये बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, याद है क्या, कैसे निकालते हैं, हाँ कैसे निकालते हैं, वो तो फॉर्मूला है लेकिन हम एक्चुअल में कभी उसको वैसे यूज नहीं करते। हाँ नहीं पता, भूल गए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं जिसमें फर्स्ट रो में क्या लेते हैं, आई जे के, सेकंड रो में B1 के कोफिशिएंट और थर्ड रो में B2 के कोफिशिएंट, ठीक है। चलो अब इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं तब शायद क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन नोट करो, ये है सामने क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। तो ये वाली लाइन L1 है, ये वाली लाइन L2 है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन से आप चार चीजें निकालोगे वो चार चीजें क्या है, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2। तो ये जो आपको मिलेगा ये हो गया आपका वेक्टर A1, ये हो जाएगा आपका वेक्टर B1, ये हो जाएगा वेक्टर A2, और ये हो जाएगा वेक्टर B2।
ठीक है, अब फॉर्मूला याद हो गया क्या, बताओ तो। फॉर्मूले में न्यूमरेटर में पहले क्या चाहिए रहता था, b1 क्रॉस b2, और उसको फिर किससे डॉट करना होता था, a2 माइनस a1। तो पहले हम एक काम करते, b1 क्रॉस b2 निकाल लेते, b1 क्रॉस b2 निकाल लेते। तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए फर्स्ट रो में आ जाएगा ijk, सेकेंड रो में b1 वाले कंपोनेंट मतलब क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड 1, थर्ड रो में आ जाएगा 3 माइनस 5 एंड 2, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताओ। और कल वेक्टर्स का टेस्ट है ना, याद रखना, ठीक है, कल 9 से 10 सबको देना है टेस्ट। जो टेस्ट नहीं देगा ना, सब क्या फोन करूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, और नंबर भी तुरंत चेक करके भेजूंगा मैं खुद भी। और फिर अगला टेस्ट अगले संडे को 3D का, तो हर संडे को ना मैथ्स का टेस्ट है, मैं शेड्यूल भेज चुका हूँ, फॉलो करो एकदम स्ट्रिक्टली। और आयुष इस बार बहाना नहीं चाहिए ना, हाँ अच्छे से चाहिए टेस्ट में नंबर। मुझे पता है सबके स्कूल में अभी पूरे एक हफ्ता छुट्टियां ही है। -5 और इधर पे आ जाएगा -10 +3। हाँ तो कितना आ रहा है b1 क्रॉस b2, ओके 3i माइनस j माइनस 7k डन। ओके, ये चीज काम आएगी। और क्या चाहिए होता है हमको फिर a2 माइनस a1। तो एक काम करते हैं a2 माइनस a1 भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 यही से निकाल लो सीधे सीधे माइनस करके। 2 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस आई क्या, j माइनस j तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, तो प्लस 0 0 ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा ठीक है, ये हो गया a2 माइनस a1। याद आया। फिर उसके न्यूमरेटर में जो d वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या है, d इज इक्वल टू मॉड, यहाँ पर क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, फिर यहाँ पर आ जाएगा डॉट b1 क्रॉस b2। अच्छा ये ऐसा लिखा हुआ था एक्चुअली, ये बाद में लिखा था, ये पहले लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो आगे पीछे चलेगा, क्रॉस में फर्क पड़ता है लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस में भी। क्यों यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस में, क्योंकि b1 क्रॉस b2 की जगह b2 क्रॉस b1 भी ले लोगे तो सिर्फ प्लस का माइनस हो जाता है, बाहर में मॉड लगा है तो हम तो उसको पॉजिटिव ही बना देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूमरेटर बनाने के लिए इन दोनों का डॉट ले लेंगे, तो इन दोनों का डॉट लोगे तो a2 माइनस a1 डॉट डॉट b1 क्रॉस b2, तो बताओ क्या आ रहा है, 3 प्लस 0 प्लस 7 10 आ रहा है क्या, बताओ जल्दी। डॉट भूल गए क्या, नहीं सर, यार डॉट प्रोडक्ट भूल जाओगे तो फिर कैसे करोगे, देखो जल्दी इधर, अगर कोई भूल गया तो यहाँ याद रखो, आई और आई वाला मल्टीप्लाई होता है जे और जे वाला, के और के वाला, याद आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको न्यूमरेटर वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मॉड ऊपर में आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो √3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, कितना रहा 59, √59।
So finally the result will be 10/√59. ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्या ये क्लियर हो गया? अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो 0 आया, उसका क्या मतलब हुआ? मैं कई चीजें बता रहा हूँ, सुनो थोड़ा ध्यान से, जो एनसीईआरटी में या इधर उधर आपको क्वेश्चन में ठीक से नहीं देखने को मिलेगी। नहीं नहीं हाँ, और कोई कुछ बोल रहा है? मैंने ये बोला कि अगर मान लो डी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस 0 है, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तभी तो डिस्टेंस एक जगह पे जाके 0 आएगा। और इसका मतलब वो लाइन कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में आ रही है। अगर अलग अलग प्लेन में आती है तो स्क्यू लाइंस होती है, लेकिन एक ही प्लेन में आएंगी तो या तो वो काटेंगी या एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? एक चीज ये बताने की थी। दूसरी चीज ये बताने की है, जब हम डॉट और क्रॉस एक साथ लेते हैं, जैसे देख रहे हैं ना, ये वाला वेक्टर डॉट, ये वाले वेक्टर्स का क्रॉस, तो इस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वेक्टर अलजेब्रा में होता था, अभी डिलीट हो गया तुम लोगों के में, लेकिन अगर कभी पूछ दे तो ध्यान रखना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर वर्ड इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व करेगा स्केलर क्वांटिटी मिलती, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या मिला हमको, 10 मिला। ठीक है, ट्रिपल इसलिए क्योंकि 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। और निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर तीसरे वाले वेक्टर के साथ उसका डॉट ले लेना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म। समझ गए ना ये चीज? ठीक है, हटा दो, फिर ये पूरा हो गया तो चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखना, ये है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसके लिए आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन चाहिए। मान लो ये पहले लाइन की इक्वेशन और ये दूसरे लाइन की इक्वेशन। क्या दोनों की इक्वेशन को देख के कुछ चीज एक जैसी दिख रही? देख लो, दोनों में B1 और B2 को अलग नहीं लिया, सेम ही लिया वेक्टर B। ऐसा क्यों किया? दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों के लिए वेक्टर भी सेम होगा। समझ गए ना ये चीज? हो सकता है कि अलग भी हो, ऐसा भी पॉसिबल है, फिर भी लाइंस पैरेलल हो सकती है। कैसे, देख लो एक एग्जांपल के लिए। मान लो वेक्टर R इज इक्वल टू दे दिया 2i प्लस j और प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 3k। पहला वेक्टर दे दिया, पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन की इक्वेशन i 2i माइनस j और प्लस म्यू, और इधर पे दे देगा 2i माइनस 4j प्लस 6k। दोनों के लिए वेक्टर भी अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये सेम प्रोपोर्शन में, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 म्यू को म्यू डैश मार्क कर देना, अल्टीमेटली वेक्टर भी दोनों के लिए सेम आएगा। तो या तो सीधे सीधे सेम होगा, या सेम नहीं होगा तो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई नहीं करेगा कि लाइन पैरेलल है या लाइन स्क्यू लाइंस है, आपको इक्वेशन देख के पहचानना पड़ेगा। जैसे इसकी इक्वेशन देख के पहचान लोगे ना कि ये लाइंस कैसी है, पैरेलल। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में लाइन नॉन पैरेलल थी, कैसे पता चल गया था हमको? कैसे पता चला था? कैसे पता चला था? रेशियो सेम नहीं आ रही थी, लाइन परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता चलेगा? वो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या हो जाएगा, 0। इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। ये सारे कंसेप्ट दिमाग में रखते जाओ, ठीक है? हाँ, तो अब आते हैं इस चीज पे कि ये समझ गए हम कि भाई दोनों के लिए ये चीजें सेम होगी, फॉर्मूला क्या लगेगा। तो देख लो उसमें और इसमें फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, सामने लिखा हुआ दिख रहा है, क्या डिफरेंस है? डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्रॉस, हाँ, वहां डॉट आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, पहला डिफरेंस। और दूसरा B1 क्रॉस B2, यहाँ सिर्फ वेक्टर भी आ रहा है, नीचे में भी क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड और वेक्टर भी। फॉर्मूला नोट कर लो, ये आखिरी चीज है, आखिरी फॉर्मूला है बताने के लिए, और फिर सब खत्म। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हो गया डन? स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना।
चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पहले तो देखो लाइंस पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है तो मतलब तीन चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी यहाँ पर, और वो तीन चीजें हैं ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर जो दोनों के लिए कॉमन ही है। तो ये बन गया हमारे लिए वेक्टर A2, ये बन गया हमारे लिए वेक्टर A1 और ये बन गया हमारे लिए वेक्टर B। क्या ये क्लियर हो गया? अब फॉर्मूला रिकॉल करो, क्या था? B इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज निकालो A2 माइनस A1, जल्दी निकालो A2 माइनस A1। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 कितना आएगा? ये 2i प्लस j माइनस k। कंफर्म करो ये आ गया क्या सबका? ठीक है, अब इसका डॉट ले लो b के साथ, सॉरी डॉट नहीं, क्या लेना है? क्रॉस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम निकालने वाले हैं वेक्टर b क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा? i j k। सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? सेकेंड रो में 2 3 एंड 6। थर्ड रो में आ जाएगा 2 1 और -1। सॉल्व करो डिटरमिनेंट। -3 -6 -2 -12 2 -6। So finally you'll get this cross product. इसमें ना मैं एक चीज शायद फॉर्मूले में लिखा कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है, ये जो भी है फॉर्मूला इसमें ना ये मॉड भी आएगा, मतलब मॉड बोल रहा हूं, सॉरी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिखा था क्या फॉर्मूले में? नहीं लिखा था। हाँ, क्या नहीं लिखा था? ये इसमें मैग्नीट्यूड मार्क कर लेना, इसका भी मैग्नीट्यूड लेके, है ना, तभी तो हमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी ना। हाँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? हाँ बोल। वो 2i माइनस j प्लस A2 माइनस A1 -5 + 4। कंफर्म करो ये आ गया क्या? अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। दो चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस A2 माइनस A1 जो कि न्यूमरेटर वाला पार्ट है, वो कितना आ जाएगा? √293 आ रहा है। और डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B कितना आ रहा है? वो 7। ओके, सो फाइनली द आंसर इज कितना आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला √293 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल्स। क्लियर? डन? कर लोगे सारे क्वेश्चन? हटा दो पूरा फिर में, किसी को कुछ डाउट तो पूछो जल्दी।
चलो अब पिछली क्लासेस में हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए थे। बस मुझे ये बताना कि कैसे कैसे बनेंगे। हमने किए हुए ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं पूछते चल रहा हूँ कि पुराना कंसेप्ट याद हो। ये क्या है मैंने पहले बताओ। और कोई तीन लाइन है, तीन लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताना है और तीनों लाइन के क्या डायरेक्शन रेशियोज गिवन है? नहीं, क्या गिवन है? डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। उसमें डायरेक्शन कोसाइन मतलब LMN। तो क्या है ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? L1 M1 और N1। ये क्या हो गया? N2 M2 और N2। और इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? N3 M3 और N3। हाँ, हमें बताना है कि ये तीनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब ऐसा कुछ समझ लो, इमेजिन करो जैसे ये तीन लाइंस हो गई ना, ये तीन लाइन आपस में परपेंडिकुलर, राइट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो कैसे शो करोगे? कंडीशन क्या होती है पैरेलल लाइन के लिए, परपेंडिकुलर लाइन के लिए? A1 A2 नहीं, परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होना चाहिए? 0, है ना? या तो ये 0 होना चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? नहीं, दूसरी कंडीशन है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। या तो ये 0 या तो ये 0। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए? इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। ऐसा सभी के लिए वैलिड होना चाहिए। हमने ऑलरेडी किया पिछली क्लास में, स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी। क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आया? दो लाइन है जिसमें पहली लाइन ये दो पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है? तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे? पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? कैसे निकलता है डायरेक्शन रेशियो? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2। क्या होगा पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो? 2 5 और -4। 2 5 और -4। दूसरी वाली लाइन का क्या होगा? 4। तो पहली वाली लाइन का A1 B1 C1 हो गया, दूसरी वाली लाइन का क्या हो गया? A2 B2 C2। समझ गए? अब क्या प्रूफ करना है, क्या चेक करना है कि क्या है ये दोनों परपेंडिकुलर? तो कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होना चाहिए? 0। याद आ गया? चलो नेक्स्ट। सेम है लेकिन कुछ अलग है। क्या अलग है? यहाँ पर लाइन को क्या प्रूव करना है? पैरेलल। तो कौन सी कंडीशन टेस्ट करेंगे? A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। समझ गए? नेक्स्ट। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कौन से पॉइंट से जा रही है? 1 2 3। और किसके पैरेलल है? इस वेक्टर के पैरेलल है। तो बताओ क्या होगी इक्वेशन? वेक्टर R इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k। क्या आ जाएगा यहाँ पर? वेक्टर A की जगह प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा? 3i प्लस 2j माइनस 2k। समझ गए ना सभी? और कार्टेशियन शाम्भवी कार्टेशियन इक्वेशन बताओ उसकी क्या होगी? इसी की x minus 3 गलत। x minus 1 upon 3 x minus 1 upon 3 y minus 2 upon 2 और ये क्लियर हो गया सबको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म passes through the point जिसका पोजीशन वेक्टर दिया। तो पहला जो वेक्टर है वो क्या है? वेक्टर A। दूसरा वेक्टर क्या है? वेक्टर B। कर लोगे? ये फॉर्मूला वही वाला है। नेक्स्ट।
Find the equation of line passing through the point -2, 4, -5 and parallel to this line. हाँ, इस तरह के क्वेश्चन देखो बनने चाहिए, बहुत पूछे गए पिछले सालों में। तो यहाँ पर वो जो -2, 4 और -5 वो क्या है? वेक्टर ए हो गया या x1 y1 z1 हो गया, समझ गए ना? और कार्टेशियन इक्वेशन निकालने बोल रहा है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता था? x माइनस x1 अपॉन a। तो x1 की जगह पे क्या रखोगे? -2। जो अपॉन में a है वहां क्या रखोगे? वहां पर रखेंगे 3। ये 3 समझ में ना, ये 3 क्यों आया? क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कार्टेशियन इक्वेशन दिया है और इसको किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है? वेक्टर फॉर्म में। सीमा बताओ क्या होगा? 5y plus minus 4j. नहीं, पूरा वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता था? वेक्टर r इक्वल टू A वेक्टर a। तो वेक्टर a की जगह पे क्या लिखा आएगा? minus वेक्टर a की जगह पे 5y 5y minus 4j माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा इंटू 3i 3i प्लस 7j प्लस 2k। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला बताओ पहले। फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू, नहीं, वेक्टर b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। याद आया ये पूरा? और बाहर में मॉड लगेगा। करेक्ट, मॉड लगेगा। मॉड इसलिए क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि थीटा हम एक्यूट एंगल लेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज से मतलब होगा, एक तो ये वाले वेक्टर से और दूसरा ये वाले वेक्टर से। क्लियर हो गया? इस वेक्टर को हम वेक्टर b1 लेंगे और इस वेक्टर को हम वेक्टर b2 लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन? कुछ पूछना है सर? तो ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी। यहां पर भी सेम प्रोसेस है, बस इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में दे दिया है? कार्टेशियन। तो यहाँ पर आपको वेक्टर b1 यहां से देख के निकालना पड़ेगा। वेक्टर b1 देखो क्या आ जाएगा, ये 2i प्लस 5j और माइनस 3k, और वेक्टर b2 यहां से आ जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? लेकिन ये ध्यान रखना है, ये निकालते समय x, y और z के कोफिशिएंट हमेशा क्या होने चाहिए? +1 होने चाहिए। समझ में आ गया ना? हाँ, ये हमने सॉल्व किया था, याद है? ये क्या बोल रहा है इसमें? ये दोनों लाइन से एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होती है अगर कोई दो लाइंस, तो क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाता है? ये वाला वैल्यू 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो a1 b1 c1 की वैल्यू बस मुझे बताओ पहले। a1 की अनुष्का, a1 की वैल्यू a1 की वैल्यू गलत। तुमने अटेंड नहीं की थी पिछली क्लास? तो भी अभी की क्लास में भी ऑलमोस्ट मैंने रिवाइज कराया है। a1 जो होता है डिनोमिनेटर वाला टर्म होता है, लेकिन उसके लिए पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के लिए x का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। उसके लिए माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? x माइनस 1/3, और ये माइनस नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/-3। तो ये क्या हो जाएगा इसका? a1। ठीक है, b1 क्या होगा बताओ जल्दी? गलत, 2p/7। उसके लिए 7 कॉमन निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर से। मैंने बोला ना x y z के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? हमेशा 1 होने चाहिए। तो ये 7 नीचे जाएगा तो y माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा? 2p/7। ये हो जाएगा क्या? b1। और c1 की वैल्यू क्या होगी? c1 की वैल्यू 2, क्योंकि ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और a2 b2 c2 ये भी निकल जाएगा। a2 निकालने के लिए क्या कॉमन निकालोगे यहाँ पर से? -7। -7 निकाल के नीचे डाल देना, कितना जाएगा? 3p/-7। और b2 तो 1 ही रहेगा। c2 के लिए माइनस नीचे चला जाएगा। समझ गए ना ये चीज? फिर कौन सी कंडीशन टेस्ट करेंगे? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और p की वैल्यू। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट हर बार ये पूछा गया 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को, देख लेना ये पूरे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन सी कंडीशन टेस्ट करते हैं आयुष परपेंडिकुलर होने के लिए? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए? 0। रुद्र बता, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है? 7
5 A1 क्या है? A1 हो गया 7, 7 A2 क्या, B1 क्या हो गया -5 और C1 कितना हो गया 1 1, और ये क्या हो गया A2 B2 और C2, खत्म। मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 7, इन दोनों का प्रोडक्ट -10 और इन दोनों का प्रोडक्ट +3, ओवरऑल क्या आ गया 0, खत्म। समझ गया ना? नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करके बताओ, ये हमने पिछले क्लास में नहीं किया था, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे सारे हमने सॉल्व किए। क्या ये जो दोनों लाइन गिवन है, ये दोनों लाइन स्क्यू लाइन है या पैरेलल लाइन है? स्क्यू लाइन। बन रहा है ना सबसे? हो गया। B1 क्रॉस B2 क्या है एक बार बताओ? -3i -3i +3 +3k, ठीक है। और फिर जब इन दोनों का डॉट लिया होगा तो -3 -6 मतलब कि -9, न्यूमरेटर 9 आ रहा है और डिनोमिनेटर में इसका मैग्नीट्यूड मतलब √9 + 9 18, 18 मतलब 3√2, 3√2 मतलब 3/√2 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। ओके डन, हटा दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किससे किससे बन जाएगा एक बार बताओ तो, ये वाला क्वेश्चन।
बन जाएगा। एंड से स्टार्टिंग हाँ पैरेलल है पूछ रहे हो क्या? पैरेलल कैसे पता चलता है पैरेलल है कि नहीं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 या तो सेम प्रोपोर्शन में होने चाहिए या सेम होने चाहिए। तो क्या ये सेम प्रोपोर्शन में है? नहीं, तो पैरेलल नहीं है ना। मतलब वो स्क्यू लाइन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए दो चार चीजों की जरूरत होती है, वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर B1 वेक्टर B2। ये निकालने में कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लो, है ना। हाँ, अगर पूछना तो पूछ ले। प्रॉब्लम आई शुड डाउट है प्रॉब्लम इसलिए कुछ सवाल भी नहीं आए। हो जाएगा। बना के नहीं, जल्दी बता। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो घनिष्ठा राघव? यस Yes, sir. हो गया? कितना है डिस्टेंस? 2√20 2/√20 में 2 into √20 116 by √116 आ रहा है, तो 1 to √116 रहेगा। एक बार स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना। पहले B1 क्रॉस B2 कितना आया ये बता देना। -2i -4i -4i
-6j -8k, क्या ये सभी का यही है? -6 + 2, हाँ ठीक है, -4 आएगा। ओके, फिर A2 - A1, A2 - A1 क्या है कंफर्म करना? -3 -1 4, 4i + 6j + 8k, हाँ ठीक है। फिर डॉट लोगे तो -16 -36 -64 ऐसे ही आएगा, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड √4² 16 + 36 + 64 √116 है ना। फिर इन सबको ऐड करने पे 116/√116, यही आ रहा है क्या? हाँ, आंसर √116 आएगा, और √116 को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 2√29। डन, चेक कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। पिछले वाले में अगर किसी का गलत आ रहा है तो चेक करवाओ, जिसका सही आ रहा है वो आगे बताओ। भाई वेक्टर v1 वेक्टर v2 लेते हैं। हाँ, वेक्टर के फॉर्म में अगर बोला जाए पिछला वाला बन गया था क्या शांभवी? पूरा नहीं आता, क्यों? पहले आपसे आने वाला था। मतलब सबसे पहले आया तो ठीक, नहीं तो नहीं उतना। तुम्हारा आ गया था सीवन फर्स्ट वाला, हो गया था दूसरा। हाँ, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है दोनों के बीच में? ये बन गया क्या 14? वो सबसे पहले वाला है, ठीक। आगे क्या चेक करना ये कौन सा 40 बना रहे हो? 40 नहीं, ये 15 अभी मैंने चेंज कर दिया। हम लोग 14 सॉल्व कर रहे हो ना तुम लोग अभी?
हाँ अच्छा इसमें नंबर चेंज देंगे क्वेश्चन नंबर। पुराने को कैसा है? इसमें क्वेश्चन नंबर 60 तो ये देख इसमें से क्या 3 कॉमन निकलेगा क्या मतलब 9 का कुछ होता है ना 9 1 सर 9 9 9 सर 81। हाँ ठीक है ना वो 3√9 वो हो जाएगा करके देखिए √171 प्राइम फैक्टराइजेशन 9/√171 14 हाँ इसका मेरा 60/√1 तो कितना बोले 9 अपॉन √171। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर देना। ये बन गया इसको तो स्किप कर दी। कौन सा बना रहे इसको बनाने के लिए क्या अलग अलग किया पहले ये बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये भी लाना पड़ेगा। ये 15 है 14 में बताओ और किसका किसका आंसर आएगा 14 में। ये 14 ये तो ये तो स्टार्ट नहीं किया था मैं स्टार्टिंग में ये वाला कर रहा था ये बना क्यों नहीं बना था ऑलमोस्ट बन गया इतना स्लो क्यों चल रहा है। लास्ट क्लास में आया था ना तो अभी समझ गया। ठीक है सर। तो एक काम कर फिर 14 को स्किप कर उसके लिए जगह छोड़ 15 नोट कर सीधा है ना 15 से स्टार्ट कर कैलकुलेशन में गलती है। तो लिखा जाएगा अरे ना 14 वापस ला माइनस नहीं है अभी रुक जाओ और जल्दी देखो। मेरा तो -9+3j-3k आ रहा है। ये माइनस ये 1 होता है हाँ सही है लेकिन तेरा देखिए कि हम लोग -3 -1 प्लस 3 होगा सही है ठीक है ठीक है ये दूसरे 3 6 9 हाँ ठीक है तीसरा ठीक है 9 आ गया डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड ये भी बदल जाएगा ना क्या है यार ऐसा गलती करता है 14 जिनका बन गया सीधा 15 चालू करो 15 में देखो एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर 15 में इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लो। जैसे फर्स्ट इसका बता देता हूं देखना फिर उसका दूसरा वाला कर लोगे। वेक्टर r इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा ये SI प्लस I कैप ये क्या हो जाएगा 2S J कैप माइनस J कैप तीसरा क्या हो जाएगा -2S K कैप और आखिरी टर्म क्या है बोलो जल्दी आयुष क्या है आखिरी टर्म प्लस की माइनस K कैप। क्या ये क्लियर हो गया एक बार चेक करो। इसके बाद जो भी S वाले टर्म्स है ना उनमें से S को कॉमन निकालो प्लस S कॉमन निकाल लो तो क्या बच जाएगा यहाँ पर I कैप प्लस 2J कैप और ये हो जाएगा -2K कैप और बिना S वाले जो टर्म है ना उनको एक साथ लिख लो जैसे I -J -K यहाँ पर आ जाएगा I -J -K ठीक है। और ऐसा करने से आपको ये वाला जो वेक्टर मिलेगा ये हो जाएगा वेक्टर A2 और ये वाला हो गया वेक्टर B2। A2 B2 क्यों ले रहा हूं क्योंकि मैं नीचे वाले इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था समझ गए ना। सेम चीज करके ये वाले वेक्टर इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस T टाइम्स वेक्टर B ऐसा लाओ फिर उसके वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। समझ में है कैसे करना है 15 क्वेश्चन को। 14 skip कर दो। हाँ कर दो।
जल्दी करो, हम लोगों को 5 क्वेश्चन और बनाने हैं। रामखा और घनिष्ठा कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तुम दोनों? 15th. Yes sir, 15. ओके, क्लियर हो गया ना कैसे करना है इसको स्टार्ट? फर्स्ट स्टेप Yes sir. Yes, sir. तो फैन ऑन कर सकते हैं। उधर जाके करना पड़ेगा। ठीक है, इसको यार सही एक दो किसी को माइनस टी आई प्लस जे टी माइनस 2j प्लस 3j हो गया क्या? कितना आ रहा है आंसर? 8 अपॉन 8/29। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। बाकी लोग जिनका नहीं बना थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। और क्या कर रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? नहीं बना उसका? एक नहीं आया था बस। ओके, डिनोमिनेटर सही आया। ठीक है, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाओ, छोड़ रहा हूं मैं। हाँ, उसको छोड़ दे, रहने दे। हो गया 8/√29। स्टार्ट करते हैं। आखिरी 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर तुम लोग बोर्ड के क्वेश्चन देखोगे और एनसीईआरटी देखोगे तो बहुत डिफरेंसेस है। एनसीईआरटी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड्स में आते हैं। तो एक क्लास हमको पीवाईक्यू की एमसीक्यूज नहीं, हायर मार्क्स वाले क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सब छोड़ दो, अभी जो भी कर रहे थे उसको छोड़ दो और सामने ध्यान दो और क्वेश्चन को पढ़ो,
क्योंकि मैं पूछूंगा, मुझे समझाना क्या समझ में आया इस क्वेश्चन। नहीं, ये मिसलिनियस। समझ गए? हाँ अभी समझाओ क्या बोल रहा है। सर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए, उनके एंगल निकालने के लिए। दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या गिवन है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये गिवन है। और दोनों के बीच का क्या निकाल रहा है, एंगल। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है बताओ, ए B1 बी और ये C, सी और ये क्या है बी माइनस सी B माइनस, सी और ये सी माइनस ए ये ए माइनस बी। A माइनस B। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, cos theta is equal to vector b1 dot vector b2 divided by magnitude of vector b1 into magnitude। अच्छा, इसमें डाउट तो नहीं किसी को कि ये वाला b1 और ये वाला b1 दोनों अलग है ना। ये b1 क्या है समझ रहे हो, डायरेक्शन रेशियो वाला b1 है, और ये वेक्टर b1 है। तो वेक्टर b1 किससे बनता है, इन सब से मिलके वेक्टर b1, इन सब से मिलके क्या बनता है, वेक्टर b2। और अगर हमको न्यूमरेटर में b1 डॉट b2 चाहिए तो न्यूमरेटर में देखो क्या देगा, b1 डॉट b2 मतलब a इंटू b माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू a माइनस बी। क्या ये समझ में मैंने क्या किया अभी, डिवाइडेड बाय रूट ओवर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस रूट ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, कंफर्म करो जल्दी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की छोड़ो, न्यूमरेटर में बताओ क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, ab माइनस ac, अगला टर्म bc माइनस ba या ab प्लस ca माइनस bc, ऐसे ही होगा। ये कटेगा किससे, इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, तो न्यूमरेटर पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। डिनोमिनेटर से फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल क्या हो गया, जीरो। cos थीटा जीरो मतलब कि एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। समझ गए फर्स्ट क्वेश्चन। ये कर लिया था क्या आपने, नहीं किया था, नहीं ओके हटा दो उसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा समझो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं बोर्ड्स में। एक लाइन की इक्वेशन निकालें जो किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब 0 0 0 0 कॉमा 0 कॉमा 0। तो ये 0 0 0 से तुमको क्या मिल जाएगा, x1 y1 और z1। लाइन की इक्वेशन निकालने का ये वाला फॉर्म याद है ना, x माइनस x1 अपॉन a की जगह l भी लिख सकते हैं ना, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n। तो यहाँ पर तो इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 0 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सिर्फ क्या निकालना है, एलिमेंट। याद है स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस में है या एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या उससे पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल कितना होगा, 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है ना। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है मतलब वाई एक्सिस से क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90, और गामा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 90। क्या ये समझ में आया, अल्फा बीटा गामा क्लियर। तो इससे एलिमेंट मिल जाएगा, एलिमेंट मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो बताओ एल की वैल्यू क्या आएगी, 1, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और एन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। इसको रख दो यहाँ पर, तो क्या आएगा फाइनल इक्वेशन, x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। खत्म, ये हुई इक्वेशन, और कुछ नहीं करना है। चेक कर लो जल्दी, समझ में आ गई। कुछ लिखा है लिखो जल्दी, नहीं तो फिर मैं हटा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हटा दो। अच्छा ये बताओ y एक्सिस की इक्वेशन निकाली होती तो क्या होता है,
x अपॉन 0 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू z अपॉन 0। समझ गए ना? नेक्स्ट, ऐसे ही होगा। बताता हूँ। नहीं, शायद दूसरे रूम में होगा आकाश सर। एक्स्ट्रा देंगे नहीं आपके रूम की। हो गया? क्या करना है सबको पता है ना इसमें? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 को इक्वल टू 0 करना है। तो -9k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। k की वैल्यू आ गई होगी 10/7 माइनस 10/7 आ रहा है क्या? माइनस 10/7 डन, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डाउट है क्या किसी को? ये वाला बना लो कि छोड़ दो उसको मैं? आखिरी क्वेश्चन इसको कर लेते हैं अभी, है ना? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और होना चाहिए, मतलब ऐसे और क्वेश्चन होने चाहिए, लेकिन नहीं दिया है। लेकिन हमको प्रैक्टिस करनी है, समझना मुश्किल है। पहले समझो और मुझे समझाओ। एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट से मतलब इससे आपको मिल गया क्या? वेक्टर ए बोलो या x1 y1 z1 बोलो, मैं वेक्टर ए लिख लेता हूं। चलो, क्या हो जाएगा? i प्लस 2j प्लस -4k, ये मिल गया। और अगर हमें किसी भी लाइन की वेक्टर इक्वेशन निकालनी होती है तो उसका फॉर्म क्या होता है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। क्या यही होता है? या वेक्टर ए हमें पता है कि वेक्टर ए क्या है, ये है। अब वेक्टर बी क्या लेंगे? वेक्टर बी क्या लेंगे? तो उसने बोल रहा है कि वो लाइन जो है वो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है क्या? तो इमेजिन करो, मान लो ये एक पहली वाली लाइन हो गई L1 जिसकी इक्वेशन तुमको दी है, ये दूसरी वाली लाइन हो गई L2 जिसकी इक्वेशन तुमको दी है, और जिस लाइन की इक्वेशन तुम लोगों को निकालनी है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। इमेजिन कर पा रहा ना ये चीज? ठीक है। तो अब अगर आपको ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट पता है, सिर्फ क्या नहीं पता? वेक्टर बी। वेक्टर बी मतलब उसके पैरेलल जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन नहीं पता। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। तो अब कैसे निकालोगे? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। जब हमने वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? अगर कोई दो वेक्टर है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, इस तरीके से देखना, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, जब दोनों का क्रॉस लेते तो रिजल्ट में क्या मिलता है? एक और वेक्टर, और वो वेक्टर दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर। समझ में आई ये चीज? तो अगर मैं इन दोनों लाइन से वेक्टर b1 वेक्टर b2 निकाल लूं और दोनों का क्रॉस लूंगा तो रिजल्ट में मुझे तीसरा वेक्टर मिलेगा जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस लाइन के डायरेक्शन में। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो इस क्वेश्चन में हम वेक्टर बी जो हमें निकालना है वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। क्या ये क्लियर हो गया? और वेक्टर b1 कहां से आएगा? तो वेक्टर b1 यहां से बनेगा। देखो वेक्टर b1 कितना आ जाएगा? ये 3i माइनस 16j प्लस 7k। और वेक्टर b2 क्या बन जाएगा? 3i प्लस 8j माइनस 5k। और इन दोनों का क्रॉस लेके वेक्टर बी जल्दी निकाल के बताओ क्या आ रहा है, फटाफट करो। ये आखिरी क्वेश्चन है।
आ गया क्या? 80 minus 56 करेक्ट 24 आई आ रहा है क्या? minus 15 minus 21 minus 26 minus plus 36 जी Let's go. So 17. प्लस 72 के क्या ये आ गया? जल्दी बताओ। हाँ, किसी का कुछ चीज गलत आ रहा है? कौन सा? आई वाला ये वाला? इन दोनों को हाइड कर दे। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 80 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 56। अच्छा ठीक है, वो माइनस साइन सिर्फ फाइव निकलता। डन। अब फॉर्मूले में वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a तो गिवन था i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा वेक्टर b, तो वेक्टर b की जगह पे 24i प्लस 36j और प्लस 72k हो जाएगा। एक बार कंफर्म करो, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आया कि ये? जल्दी बताओ। एक आखिरी चीज सुन लो बस, वो ये कि इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 12। तो 12 कॉमन निकालेंगे तो 12 इंटू लैम्डा को हम क्या मान लेते हैं? म्यू। तो कितना बन जाएगा ये? 2i प्लस 3j प्लस 4 क्या है? 6 आएगा, 6k। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो इक्वेशन को। क्या ये क्लियर हुआ मैंने क्या किया है? दैट्स इट। तो हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो गया है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और लेकिन एक क्लासेस में और हम करेंगे जिसमें हम PYQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगा अगले संडे को इस चैप्टर का, तो पूरा PYQ लूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चैप्टर 1 से पूरा रिवीजन चालू करेंगे जैसे मैंने शेड्यूल दिया है। ठीक है, तो अगले वीक में हम लोग रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करने वाले। एक एक्स्ट्रा क्लास किसी दिन मैं ले लूंगा वो प्लान आउट करके। तो आप लोगों को क्या करना है? करंट वेक्टर का टेस्ट परसों इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आना, क्योंकि इसका PYQ करवाऊंगा। ठीक है, पर मतलब मंडे को जो भी नेक्स्ट क्लास होगी। फिर उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा थोड़ा एक बार देख के आना, एकदम ब्लाइंड होके मत आ जाना कि क्या है कुछ नहीं पता। थोड़ा सा देख के आओ, जितना भी कुछ पता है फॉर्मूले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक क्या टर्म्स होते हैं वो देख के आओ। ठीक है, ओके, सो एंड करता हूँ क्लास।